फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोमेंटम एंड एनर्जी के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरम स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है सेंटर ऑफ मास। वे अगर कोई बॉडी है तो क्या है, अगर किसी बॉडी में क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। वो बॉडी रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर ये बॉडी जो है मोशन में है तो ये किसी भी मोशन में हो सकती है। ट्रांसलेशनल मोशन में हो सकती है, वाइब्रेशनल मोशन में हो सकती है, या फिर रोटेशनल मोशन में भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या है कि इस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब ये रिजिड नॉन रिजिड कोई भी हो, या फिर मोशन में हो, किसी भी ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल किसी भी मोशन में हो, इस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस 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 पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं कि टोटल बॉडी का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा। ऐसा एक पॉइंट होता है और उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस बॉडी में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि टू पॉइंट के मतलब देखिए M1 एंड M2 क्या है, टू मासेस है। ऐसी सिस्टम को स्टडी करेंगे, सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन निकालेंगे और उसे फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, 2 पॉइंट मासेस कंसिडर कर रहे हैं। क्या है, M1 एंड M2 क्या है, 2 पॉइंट मासेस है। और उनका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम ओरिजिन से, M1 का x1 डिस्टेंस है एंड M2 का क्या है, x2 एंड XCM, ये वो डिस्टेंस है C पॉइंट का, जो क्या है, हम क्या कह सकते हैं उसे, सेंटर ऑफ मास। C क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से कितना है, XCM। CM क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर होल बॉडी का मास हम क्या कर समझ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए होल बॉडी का मास मतलब क्या होता है, होल बॉडी का मतलब क्या कंसिडर कर सकते हैं, टोटल मास। कहाँ पर कंसिडर हुआ होता है, हम कंसिडर करते हैं कि सेंटर ऑफ मास में। तो टोटल मास क्या होगा इसी बॉडी का, क्या होगा, M1 प्लस M2। ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल मास हो गया। हम क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि एट पॉइंट C होल बॉडी का मास क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास किसे हम लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, जैसे हमने 11th में 12th में भी पढ़ा है कि हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस एंड उस पॉइंट का मास। ऐसे हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं, मतलब उस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है और उस पॉइंट का मास कितना है, ये हम सेंटर ऑफ मास के लिए कंसिडर करते हैं। तो देखिए अभी हम क्या कह रहे हैं कि एट पॉइंट C होल बॉडी का मास क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड है एट C। तो सेंटर ऑफ मास कैसे लिख सकते हैं हम क्या कहते हैं, M1 प्लस M2 इंटू XCM इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2। ये कैसे किया हमने, हम क्या कह रहे हैं, देखिए पहले तो एक समझ लीजिए बात की, हम ऐसा मतलब डेफिनेशन से ही हम क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट C होल बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। तो क्या है, एट पॉइंट C का सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं हम, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास M1 एंड सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट M2। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तो टोटल बॉडी का हो गया, मतलब सेंटर ऑफ मास का, एंड ये क्या हो गया, 2 पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कैसे लिया हमने, M1 x1 प्लस M2 x2। ऐसे किया, क्यों इक्वेट किया, क्योंकि डेफिनेशन से ही हमें ये पता चलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं तो मैं फिर से आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है,
तो आपको इतना समझना है कि बस मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वहाँ का सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सेपरेट मासेस का क्या है, सेंटर ऑफ मास को हम ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए सिंपल सी बात, हमें टोटल अगर मास निकालना है तो कैसे मास निकालते हैं, पॉइंट फर्स्ट मास ऑफ पॉइंट फर्स्ट प्लस मास ऑफ पॉइंट सेकेंड निकालते हैं। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास कैसे, एट पॉइंट सी को कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, और अगर हम सेपरेटली निकालते तो कैसे निकालते, सेंटर ऑफ मास एट M1 एंड सेंटर ऑफ मास M2 को ऐड करके। सिमिलरली वही हमने यहाँ पर किया है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को इक्वेट किया है। तो क्या लिख सकते हैं हम, इन ब्रैकेट M1 प्लस M2 XCM इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2, और इससे क्या लिख सकते हैं हम, XCM इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, और M1 प्लस M2 क्या है, टोटल मास, M कैपिटल M है, ठीक है। ये क्या है, टोटल मास है। M1 प्लस M2 क्या है, कैपिटल M, मतलब होल बॉडी का मास, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब M1 प्लस M2 क्या है, कैपिटल मास है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया फॉर 2 पॉइंट्स X1 एंड X2, जो डिस्टेंस है वो क्या कैसे लिख सकते हैं हम, XCM इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन कैपिटल M, मतलब मास ऑफ द बॉडी। हेंस द पोजिशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास इज द मास वेट मीन ऑफ X1 एंड X2, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे, मतलब एक पॉइंट के लिए हमने, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है वो टू पॉइंट बॉडी को कंसिडर करके लिखा है। अगर देखिए किसी बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, तो उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे लिख सकते हैं, वो हम अभी ये मैं क्लीन करके उसका फॉर्मूला लिखती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या हो गया, 2 पॉइंट सिस्टम के लिए हमने लिखा था। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, पार्टिकल्स कितने कंसिडर करेंगे हम, n, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, XCM इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस एंड सो ऑन प्लस MN XN अपॉन, वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है, तो मासेस भी कितने हो गए, n हो गए, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Mn, ये क्या हो गए, नंबर ऑफ मासेस हो गए। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू XCM इज इक्वल टू समेशन XCM is equal to summation I Mi xi upon summation I mi. I goes to 1 to n, ठीक है। I क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। देखिए अब यहाँ पर समेशन Mi मतलब M1 M2 अप टू Mn क्या होता है, समेशन Mi क्या होता है, होल बॉडी का मास, जो हम किससे दिखा सकते हैं, कैपिटल M से। हेंस इम्प्लाइज दैट XCM मतलब सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट X या फिर एट X इज इक्वल टू समेशन I Mi xi अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। ये तो हमने क्या किया, 2 डायमेंशन में कंसिडर किया था, ठीक है। अगर बॉडी अगर क्या है 3 डायमेंशनल में बॉडी है, देन हम क्या कह सकते, सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम कैसे दिखा सकते हैं, XCM YCM एंड ZCM, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर हमने क्या किया, XCM के लिए एक्सप्रेशन निकाला है। अब हम क्या करेंगे, XCM YCM एंड ZCM के लिए भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर XCM तो है, XCM इज इक्वल टू समेशन I Mi xi अपॉन M, ठीक है। अब YCM कैसे लिख सकते हैं, YCM इज इक्वल टू समेशन I Mi, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ Y का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो YI अपॉन होल बॉडी का मास कैपिटल M। सिमिलरली
जेड सी एम क्या होगा, इज इक्वल टू समेशन आई एम आई जेड आई। यहाँ पर क्या होगा, जेड का मतलब जेड पोजीशन क्या लेंगे हम, जेड की लेंगे, और टोटल मास ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास के 3 कोऑर्डिनेट्स निकाले, क्या थे, एक्स सी एम इज इक्वल टू समेशन आई एम आई एक्स आई अपॉन एम, एंड वाई सी एम इज इक्वल टू समेशन आई एम आई वाई आई अपॉन एम, एंड जेड सी एम इज इक्वल टू समेशन आई एम आई जेड आई अपॉन कैपिटल एम। व्हाट इज द मास ऑफ, होल मास ऑफ द बॉडी। ये क्या हो गए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो गए इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक्स वाई जेड। हम इसे एक ही इक्वेशन में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम पोजीशन वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे लिखेंगे। तो ये मैं क्लीन करती हूँ और पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को याद रखना है, एक्स सी एम मतलब एक्स सी एम की वैल्यू, वाई सी एम की वैल्यू एंड जेड सी एम की वैल्यू। ठीक है, क्या जानते हैं, एक्स सी एम वाई सी एम एंड जेड सी एम कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंटर ऑफ मास इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस के। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, आर बार इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। ये क्या होता है, जनरल पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है, जनरल किसी भी पॉइंट का जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो, देखिए कोई पॉइंट है और उसके पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, और हमें किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ये तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का हो गया ओरिजिन से लेकर ओ पी। ऐसे हम जनरल ज्योमेट्री में कंसिडर कर सकते हैं जैसे हमने आज तक किया है। तो हमें किसके पोजीशन वेक्टर चाहिए, लेकिन किसका, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का कैसे, हमने कोऑर्डिनेट किसके निकाले, सेंटर ऑफ मास के, क्या थे वो, एक्स सी एम वाई सी एम एंड जेड सी एम। ठीक है, ये हो गए। तो इसका इसका क्या करेंगे हम, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, सिमिलरली कैसे लिखेंगे, आर सी एम आर बार सी एम इज इक्वल टू आई कैप एक्स सी एम प्लस जे कैप वाई सी एम प्लस के कैप जेड सी एम। ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, अब इससे इससे हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखिए अब हम के 3 इक्वेशंस जानते हैं, कैसे, आर सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास लिखेंगे कैसे, आर बार सी एम इज इक्वल टू आई कैप एक्स सी एम की वैल्यू क्या है, समेशन आई गोज टू 1 to n एम आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एम प्लस जे कैप समेशन आई एम आई वाई आई अपॉन कैपिटल एम प्लस के कैप समेशन आई एम आई जेड आई अपॉन कैपिटल एम। तो ये 3 इक्वेशंस हमने अभी क्या किए हैं, डिटरमाइन किए हैं, और उससे हम उसी से ही हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखा। हेंस आर सी एम आर बार सी एम क्या कर सकते हैं हम, इस एम को कॉमन बाहर निकालेंगे और इसको हम मतलब एक्स आई वाई आई जेड आई क्या होता है, आर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्या होता है आर, देखिए आई कैप एक्स, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर क्या करती हूँ मैं, यम कॉमन निकाला, ठीक है, और क्या रहता है ब्रैकेट में, देखिए ये एम आई तो ठीक है, एम आई भी कॉमन है, समेशन आई एम आई कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या रहेगा, आई कैप एक्स आई प्लस जे कैप वाई आई प्लस के कैप जेड आई। ठीक है, जेड आई। ठीक है, देखिए अब हमने यहाँ पर क्या किया, कैपिटल एम एंड समेशन आई एम आई को कॉमन निकाला, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ब्रैकेट में क्या क्या रह गया, आई कैप एक्स आई प्लस जे कैप वाई आई प्लस के कैप जेड आई। तो देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है, आर आई की। ठीक है, आई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई गोज टू 1 to n पार्टिकल्स है, उसी के लिए ये आई रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर आई कैप है।
तो ये क्या है, आर आई है, आर आई है, ठीक है। हेंस आर बार सी एम इज इक्वल टू 1/m समेशन आई एम आई इंटू आर आई। आर आई क्यों है, क्यों है यहाँ पर आर आई, देखिए क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है और आई क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई गोज टू 1 to n, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गई, एक कंजर्वेटिव या फिर एक स्मॉल सिस्टम जिसके हम पार्टिकल्स काउंट कर सकते हैं या फिर n काउंट कर सकते हैं ऐसे। अगर कोई अगर कोई सिस्टम है जिसके वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ मास आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग समेशन टू इंटीग्रेशन। समेशंस, अगर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो हम कैसे इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं कि इस समेशन साइन को चेंज करके इंटीग्रेशन साइन लिखेंगे। तो XCM का वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, XCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। dm क्या है, इनफाइनेटसिमल स्मॉल मास है, इनफाइनेटसिमली स्मॉल मास है, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या है, समेशन ऑफ m, मतलब समेशन m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू कैपिटल M। ये हम लिख सकते हैं और ऐसा ही होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, x dm अपॉन कैपिटल M। तो वेरी लार्ज बॉडी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख सकते हैं, XCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm, इंटीग्रेशन dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये x dm अपॉन कैपिटल M। क्योंकि एक पॉइंट का इंटीग्रेशन 1 to n निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, कैपिटल M, दैट इज होल मास ऑफ बॉडी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट x लिखा। सिमिलरली हम r भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, r सी एम इज इक्वल टू आर सी एम इन द वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, आर सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर बार डी एम अपॉन कैपिटल एम। सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर हमने एक्स सी एम निकाला, सिमिलरली आर सी एम निकाला। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास के, ये क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट था सेंटर ऑफ मास का, और ये क्या है, होल जो पोजीशन वेक्टर, मतलब कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर निकालते हैं उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर सी एम का एंड इन द फॉर्म ऑफ समेशन में फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला, आर बार सी एम इज इक्वल टू 1/m समेशन आई एम आई आर आई, ठीक है। उसी को हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिखा, क्योंकि अगर किसी बॉडी के वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उसी के लिए हमने समेशन साइन को इंटीग्रेशन साइन में चेंज किया। तो एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। इंटीग्रेशन डी एम क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, हेंस इज इक्वल टू एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन कैपिटल एम। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमने लिखा। हम पोजीशन वेक्टर के लिए भी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख सकते हैं, आर बार सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर बार डी एम अपॉन कैपिटल एम। ये तो हो गए दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद हम और दो कंडीशन देखेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो फर्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे लिखेंगे, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस के क्या है, m1 प्लस, या फिर ऐसे सिस्टम कंसिडर करें जिसमें पार्टिकल्स के मासेस क्या है, m1 m2 अप टू सो ऑन mn, ठीक है। तो ऐसी सिस्टम हमने कंसिडर की जिसके क्या है, पॉइंट मासेस क्या है, m1 m2 अप टू सो ऑन mn, ठीक है। तो टोटल मास इसका सिस्टम का टोटल मास क्या होगा, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल मास हो गया। हम क्या जानते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या है, आर बार सी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन m समेशन आई एम आई आर आई, ठीक है। ये क्या है, बेस पे है, हाँ
सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो RCM ये हम जानते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस यम को मल्टीप्लिकेशन में लिया, यम इज इक्वल टू यम इंटू आर बार सी एम इज इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस बॉडी का क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हेंस यम आर बार सी एम इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर यम 1 के लिए यम 1 R1 लिखेंगे प्लस यम 2 R2 इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वेक्टर है। तो यम आर बार सी एम इज इक्वल टू यम 1 R1 बार प्लस यम 2 R2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस ऑफ Mn Rn बार, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने इस इक्वेशन को बोथ साइड से क्या किया, d/dt से डिफ्रेंशिएट किया, या फिर t से क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन कैसा बन जाएगा, यम इंटू डी आर बार अपॉन डी आर सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू यम 1 dr1 बार अपॉन डी टी प्लस यम 2 dr2 बार अपॉन डी टी प्लस एंड सो ऑन प्लस Mn dRn बार अपॉन डी टी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन अगर 3 या 4 को कुछ है, मुझे अभी क्या है नंबरिंग याद नहीं है, तो यहाँ पर हमने 3 इक्वेशन, तो इक्वेशन 3 को बोथ साइड से हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी से। तो हम क्या जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर डी आर बार सी एम क्या हो जाएगा, अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वी सी एम हो जाएगा। ये भी क्या होता है, वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हेंस यम वी सी एम, ये क्या है, वेलोसिटी, यम क्या है, बड़ा होता है, कैपिटल लेटर होता है यम, हाँ यम 1, यहाँ पर भी dr1 बार अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, v1 बार हो जाएगा प्लस यम 2 इंटू dr2 बार अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, v2 बार हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन प्लस Mn इंटू dRn बार अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, vn बार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, VCM इज द वेलोसिटी ऑफ अ सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट, जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है उसे, और V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट M1 एट पॉइंट M1, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसी इक्वेशन को हमने एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी से, तो ये कैसे बन जाएगा, क्या करेंगे हम, इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। कैसे लिख सकते हैं, यम डी वी बार सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू यम 1 dv1 बार अपॉन डी टी प्लस यम 2 dv2 बार अपॉन डी टी प्लस एंड सो ऑन Mn dvn बार अपॉन डी टी। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इक्वेशन 4 को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से डिफ्रेंशिएट किया। अब देखिए हम क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इक्वेशन को, इस अबव इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, यम इंटू ए बार सी एम इज इक्वल टू यम 1 A1 बार प्लस यम 2 A2 बार प्लस एंड सो ऑन Mn An बार। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ एट द पॉइंट सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A1 एट A1, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A2 अप टू सो ऑन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट An। तो ये क्या हो गया, हमें इक्वेशन नंबर 5 मिला, ठीक है। तो हमने सिंपल सा क्या किया, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर, मतलब जो हमारा सिस्टम कंसिडर किया था हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स M1 टू अप टू M1 M2 अप टू Mn तक का, उससे हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाला, किसमें, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। और उस इक्वेशन को
डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उससे हमें क्या मिला, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पॉइंट मिले एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स की वेलोसिटी वेक्टर मिल गए हमें, ठीक है। उसके बाद उस इक्वेशन नंबर 4 को हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से, तो हमें एक्सेलरेशन मिला नंबर ऑफ पॉइंट्स का m1 टू m2 एंड सेंटर ऑफ मास का हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। तो लास्ट इक्वेशन हमें क्या मिला, a बार cm इज इक्वल टू m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस एंड सो ऑन mn an बार। तो अब हम क्या जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एफ बार इज इक्वल टू एम ए बार मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, एफ बार इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यही हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में यूज करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 5 में हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए जो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इक्वेशन 5 कैसे बन जाएगा, एम ए बार सी एम क्या बन जाएगा, एफ एक्सटर्नल, मतलब ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स एट पॉइंट वेयर इज द सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट। हेंस यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 5 एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू f1 बार प्लस f2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस ऑफ fn बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन इक्वेशन 5 में यूज किया, उससे क्या मिल गया हमें, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू f1 प्लस fn f2 प्लस एंड सो ऑन fn, क्या मिल गए, फोर्सेस मिल गए। अब देखिए ये क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे, और ये क्या होते हैं, इंटरनल फोर्सेस होते हैं। लेकिन इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, ऑलवेज पेयर में होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। उससे क्या हो जाता है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट हो जाते हैं, या फिर उसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं, पेयर में होते हैं इसलिए। हेंस हम क्या ओनली कंसिडर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को कंसिडर कर सकते हैं। हेंस एक्चुअल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी क्या है, एफ बार इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है। और यही हमें कंसिडर करना है। तो ये क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट होते हैं, उसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हेंस टोटल इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल्स मूव्स as if mass of system were concentrated at the center of mass and all the external forces applied at the center of mass, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि all the forces are applied at the center of mass, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।